हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास असाइनमेंट एडवर्ब के करने वाले हैं। लेवल 1 हमने खत्म कर लिया है, लेवल 2 को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन लेवल 2। ठीक है, लेवल 2 के क्वेश्चंस को हम लोग करना शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ने की आदत डालिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में जब आप डायरेक्शन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी, है ना। ये इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संजय डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस को देखो और समझने की कोशिश करो। पहले तो तुम ये देखो, यहां पे ये जो हार्डली वर्ड यूज किया हुआ है ये क्या है। हार्डली जो वर्ड है, बेसिकली अगर मैं यहां पे लिखूं हार्डली, तो ये इसका सेंस क्या है, ये नेगेटिव सेंस देता है ना, न के बराबर, है ना, ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के सेंस में यूज किया जाता है इसको, है ना। तो जब हार्डली नेगेटिव के सेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है सेंटेंस के अंदर में, तो उसके साथ में किसी और नेगेटिव वर्ड को हम लोग नहीं रखते हैं उस सेंटेंस के अंदर में। ठीक है, यहां पे एक नॉट दिख रहा है आपको, मतलब कहीं ना कहीं एरर तो समझ में आना शुरू हो गया अब आपको। अब इसको देखो ऐसे, अगर इसको हम लोग यहां से डज नॉट हटा देते हैं और हार्डली के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, चूंकि संजय सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो नो को भी सिंगुलर करना पड़ेगा हम लोग को। इसका मतलब इस नो को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, नोज करना पड़ेगा, है ना, नोज करना पड़ेगा ना, संजय नोज करना पड़ेगा यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हार्डली हम लोग यहां पे रहने देंगे, अगर इस हार्डली को यहां रहने देते हैं, डज नॉट को हटाते हैं, तो दो पार्ट को चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। ए पार्ट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, बी पार्ट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ए पार्ट से यहां से आप डज नॉट को हटाएंगे, बी पार्ट में आप नो में एस लगाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम लोग एरर डिटेक्ट करते हैं तो किसी एक पार्ट में करते हैं सेंटेंस के, है ना। तो फिर उसके लिए क्या करें, ये मैंने आपको बताया कि एक तरह से ये सेंटेंस फ्रेम किया जा सकता था। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम यहां से हार्डली को हटा दे तो कैसा रहेगा, ये देखो तो, है ना, इसको देखो, हार्डली को अगर हम यहां से हटा देते हैं तो क्या होगा, हार्डली को यहां से हटा दिया, सेंटेंस हो गया संजय डज नॉट नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। ठीक है, फिर ये भी नहीं रहेगा, संजय डज नॉट नो, सही है बिल्कुल, है ना। तो दूसरे तरीके से ये फ्रेम कर सकते, और यही एक्चुअली इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, सिर्फ हार्डली को रिमूव कर देना, मतलब बी पार्ट को आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, है ना, बी पार्ट को अपना आंसर आप मार्क कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्डली को रिमूव कर दिया और यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। इस सेंटेंस को बनाने का एक तीसरा तरीका भी है, और वो ये है कि जब आप हार्डली को ना सेंटेंस की शुरुआत में लेके आ जाते हैं और सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करते हैं, हार्डली डज संजय नो, हार्डली डज संजय नो डैश 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 डैश, दैट मीन्स व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, है ना। हार्डली डज संजय नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। अब आपने देखा यहां पे हार्डली से जब हमने सेंटेंस को शुरू किया तो सब्जेक्ट जो था वो वर्ब के बाद चला गया, यानी इन्वर्जन का रूल फॉलो करने लगा अब ये, ठीक है ना, इन्वर्ट करता है ये, सब्जेक्ट इन्वर्ट होकर के अंदर चला गया, वर्ब बाहर चला आया। तो ये इन्वर्जन का रूल था बच्चे, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इन चीजों को भी। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हमने देखा इस सेंटेंस को हम लोग तीन तरीके से बना सकते थे, लेकिन यहां पे जो सबसे सूटेबल है वो ये था कि हार्डली को रिमूव कर दें और फिर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर किस पार्ट में मार्क करना है, आपको बी पार्ट में मार्क करना है। बाकी के दो सेंटेंस के जो फ्रेमिंग थी वो भी आप समझ गए हैं, कैसे स्ट्रक्चर उसको करेंगे हम लोग, ये समझ चुके हैं आप। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज करंट होल्डिंग इट्स एनुअल असेंबली इन जिनेवा। अभी एक चीज बताना, ये होल्डिंग यहां पे इज होल्डिंग जो दिख रहा है ये क्या है, ये वर्ब है ना, है ना, ये वर्ब है, और वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये इफ इट इज होल्डिंग दिस एनुअल असेंबली, कब होल्ड हो रही है ये, अभी, है ना, हाँ करंटली, है ना। तो करंटली बोलेंगे ना यहां पे, करंट इज व्हाट, यहां पे तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जबकि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए, होल्डिंग के चलते यहां पे इसको एडवर्ब यूज होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था यहां पे यूज, एडवर्ब यूज होना चाहिए था। तो क्या यूज हो जाएगा,
करंटली, है ना। क्या यूज करेंगे यहां पे, करंटली को यूज करेंगे। ठीक है बच्चे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मतलब इसमें आपको बी पार्ट में इसमें भी आंसर मार्क करना है आपको। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। मोहन हैज लेट रिसीव्ड अ नंबर ऑफ लेटर्स अबाउट दिस। अब इस सेंटेंस को देखो और एरर समझने की कोशिश करो कहां है। सबसे पहले तो ये देखो, हैज लेट रिसीव्ड, ये लेट क्या है बच्चे। अगर हम लोग लेट की बात करें तो लेट जो है ना वो एडजेक्टिव भी है, लेट जो है वो एडवर्ब भी है। लेट की बात कर रहे हैं हम लोग, बट एक और भी एडवर्ब होता है, लेटली। ठीक है, ये तीन तीन ये भी एडवर्ब है। अब इस चीजों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे। ये जो लेट है एडजेक्टिव है। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि जैसे कि मैंने कहा विमान का जो अराइवल है ना बहुत ही लेट अराइवल है। ठीक है, समझ रहे हो। या कोई बंदा जो है वो ऑफिस में लेट कमर है, वो ऑलवेज लेट ही आता है, इसलिए उसको हम लोग लेट कमर्स कहते हैं। मतलब लेट कमर्स आर नॉट अलाउड इन द ऑफिस। तो जो लेट कमर्स हमने बोला यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, वन हु कम्स लेट, सेंस तो यही हुआ ना। बट यहां ये कमर्स जो है वो नाउन है, और इसके पहले जो हमने इसको यूज किया लेट, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब यहां पे ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ही केम लेट, अब ये बताना यहां पे इस लेट ने किसको क्वालिफाई किया, वो आया, और कैसे आया, लेट आया। तो यहां पे ये जो लेट है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये लेट क्या हो गया यहां पे, एडवर्ब हो गया। ठीक है, बट क्या इन दोनों का सेंस यहां पे है, नहीं है ना। ये एक तीसरा एडवर्ब चाहिए यहां पे, लेटली। इस एडवर्ब का मतलब होता है रिसेंटली। इसका मीनिंग ही चेंज है बच्चे। ये लेट से इसका मतलब ऐसे लेट से कोई लेना देना नहीं है। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। अब यहां पे देखो, मोहन हैज, अगर यहां पे लेटली लिख दें या रिसेंटली लिख दें इसकी जगह पे, है ना, ये लिख दिया जाए, या रिसेंटली रिसीव्ड अ नंबर ऑफ लेटर्स अबाउट दिस, सेंटेंस सही हो गया ना। अब रिसेंटली या लेटली जैसे ही यहां पे यूज किया गया, तो लेट को हटा के क्या करना है आपको, लेटली यूज करना है। ठीक है, मतलब इन दोनों में से भी ये वाला एडवर्ब को यूज करेंगे, और फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब यहां भी इस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। ठीक है, बी पार्ट में एरर है, और यही आपका आंसर मार्क करना होगा आपको। ठीक है, अभी चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं भाई हम लोग यहां पे। फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम। अब इसको समझने की कोशिश करो, क्या है ये। यहां इस वर्ड को देख रहे हो, एडवर्ब है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको यूज करना है फर्स्टली, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्टली यूज हो रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो सेंटेंस के जो आगे के पार्ट्स है ना, जो आगे की जो चीजें लिखी हुई हैं इस सेंटेंस में, वहां पे यूज क्या होना चाहिए, वहां पे यूज होना चाहिए सेकेंडली यूज हो जाए, है ना, थर्डली यूज हो जाए, ऐसे यूज करते जाना पड़ेगा आगे। तो अगर सेंटेंस में ये देखना होगा, आपको चेक करना होगा कि आगे अगर सेकेंडली या थर्डली कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बाद के सेंटेंसेस में, मतलब बाद के सेंटेंस में, ठीक है ना, तो आप फर्स्टली यूज करेंगे। लेकिन अगर सेकंड लिखा हुआ हो बाद में, या फिर थर्ड लिखा हुआ हो, या फिर देन लिखा हुआ हो, ठीक है, क्या लिखा हुआ हो, देन लिखा हुआ हो, देन सेंटेंस के बाद में, मतलब इसके बाद अगर कुछ और भी चीजें जब आ रही हैं वहां पे देन लिखा हुआ हो, तो फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्टली यूज नहीं करते हैं, फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट यूज करते हैं। बिकॉज पैरेललिज्म के हिसाब से चीजों को देखना होता है। जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग, तो पैरेलल स्ट्रक्चर शुड बी देयर, है ना, जो कि सेंटेंस को करेक्ट करेगा। तो फर्स्ट यहां पे फर्स्टली है, और यहां पे देखो देन यूज किया हुआ है। हमने क्या बोला, देन कहां यूज होगा, जहां देन यूज होगा वहां पे क्या यूज करना है हम लोगों को, फर्स्ट यूज करना है
है ना। तो सिंपली यहां पे फर्स्टली को यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे यहां पे हम लोग, फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब आपके ए पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट को आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है बच्चे। तो अभी तक में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही होगी। आई होप यू नो, आई सिंसियरली होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर पे। आगे भी चीजों को समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वां नंबर, द एक्ट्रेस गेव अ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस बट कुड हैव बीन बेटर। देखो तो क्या करें इसके लिए, इसमें कहीं कुछ परफॉर्मेंस के पहले यहां पे सेटिस्फैक्टरी लिखा हुआ है ना। तो परफॉर्मेंस क्या है भाई आपका, परफॉर्मेंस है नाउन। ये अगर नाउन है तो इसके पहले ये क्या है, सेटिस्फैक्टरी, ये एडजेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे एडवर्ब की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कुड हैव बीन बेटर, कैसी हो सकती थी वो, और अच्छी हो सकती थी, ये भी बहुत सही है कि मतलब जो पहले थी उससे अच्छी हो सकती थी, इसके सेंस में इसको बेटर को यूज किया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस सेंटेंस में, और ये जो गेव है ये भी आपको दिख रहा है कि ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। मतलब ओवरऑल हमने इस सेंटेंस को देख लिया, चेक कर लिया, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस को हम लोग एरर फ्री कह रहे हैं, मतलब इसमें नो एरर जो होगा उसको आपको आंसर मार्क करना है, डी पार्ट, ठीक है बच्चे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन, अ मैन केम एंड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड विद अ डिसाइडेड फॉरेन एक्सेंट। अभी देखो इस सेंटेंस को देखो और समझो, यहां पे ये क्या है, एक्सेंट, नाउन, ठीक है। इसके पहले ये जो फॉरेन लिखा हुआ है ये क्या है, ये भी, इसको देखो तो ये क्या है, यहां पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसके पहले जो आएगा ये वर्ड, इसके पहले ये आया एडजेक्टिव, सही है, एडजेक्टिव के पहले ये जो आएगा वो क्या होगा, यहां पे जो वर्ब, यहां जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो होगा एडवर्ब, है ना। क्या होना चाहिए वो, एडवर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसाइडेड जो है वो गलत है, इसकी जगह पे होना क्या चाहिए था, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, डिसाइडेडली। और डिसाइडेडली का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है अनडाउटेडली, है ना। इसका क्या मतलब होता है, अनडाउटेडली, निश्चित रूप से। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि डिसाइडेडली फॉरेन एक्सेंट का मतलब है कि अनडाउटेडली फॉरेन एक्सेंट के साथ वो बात कर रहा था, ठीक है, इसका सेंस ये हुआ। तो अभी समझ में आया, डिसाइडेडली, अनडाउटेडली, यहां पे डिसाइडेड नहीं होगा, डिसाइडेडली होगा, ठीक है बच्चे। कहीं कोई परेशानी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कौन से पार्ट को एरर मार्क करना है आपको, सी वाले पार्ट में एरर मार्क करना है, यही आपका आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7वें नंबर को। क्या है भाई 7वां नंबर, मिसेस शंकर वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द न्यू अनवांटेड विजिटर हु शोड नो साइंस ऑफ लीविंग द रूम। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें ना हम लोग जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो विचार करेंगे, जैसे जो यहां पे देखो यहां दिख रहा है इम्पेशेंट, उसके पहले थोड़ी सी चीजों को और भी जान लो। ये जो वर्ड है इसके पहले क्या लिखा हुआ है यहां पे, लुक, है ना। ये आपको पता है ये लुक क्या है, ये लुक यहां पे वर्ब दिख रहा है। लुक कैन बी स्टैटिव वर्ब एंड लुक कैन ऑल्सो बी डायनामिक वर्ब। अब ये स्टैटिव और डायनामिक हमने बात किया है ना, वर्ब के इसमें भी बात हुआ है हम लोगों का, जो असाइनमेंट हम लोगों ने वर्ब का किया है। स्टैटिव वर्ब्स क्या होते हैं भाई, जो स्टेट के बारे में बताते हैं, बीइंग के बारे में बताते हैं, अवस्था, कंडीशन, इसके बारे में बात करते हैं। और डायनेमिक जो है उनको हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, है ना, ये वेरिएबल होता है। लेकिन स्टैटिव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल शब्दों में अगर बात करें तो,
तो अब यहां देखो, ये जो लुक है ना, ये दोनों है। अगर लुक का सेंस होता है कि वो दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, अगर इसका सेंस आ रहा है दिखना, हिंदी में मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर इसका दिखना का सेंस आ रहा है तो फिर ये क्या है आपको, ये स्टैटिव वर्ब है। और अगर देखना का सेंस आ रहा है, ठीक है, अगर इसी में देखना का सेंस आ रहा है तो फिर ये क्या है, डायनेमिक वर्ब है। मैं तुमसे अगर ये कहूं कि यू आर लुकिंग स्मार्ट और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना, अगर बच्चों मैं तुमसे ये कह रहा हूं यू आर लुकिंग स्मार्ट, दैट मीन्स व्हाट, तुम दिख रहे हो ना। तो जब तुम दिख रहे हो, तुम स्मार्ट दिख रहे हो, या यू लुक स्मार्ट, मतलब तुम स्मार्ट दिख रहे हो। और लड़कियों से मैं कह रहा हूं यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो यहां पे देखो, लुकिंग के बाद जो वर्ड यूज किया गया, वो जो स्मार्ट या ब्यूटीफुल जो मैंने यूज किया, क्या वो एडवर्ब है? नहीं ना, ये एडजेक्टिव है। क्यों? जब हम इसको स्टैटिव के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, जब स्टैटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है, दिखना का सेंस अगर उसमें आ रहा है तो स्टैटिव वर्ब की तरह यूज होगा। तो लुक के बाद जो होगा वो क्या होगा, यहां पे मैं लिख दूं एडजेक्टिव यूज करेंगे हम लोग। और जब देखना का सेंस होगा, मतलब अगर इस लुक को डायनेमिक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी सेंटेंस के अंदर में, तो वहां पे हम लोग जो उसके आगे वर्ड यूज करेंगे वो होगा एडवर्ब। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो इंपेशेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है। अब यहां पे आपको यह चेक करना है कि ये जो लुकिंग है ये देखना है या दिखना है। इसको ध्यान दो, मिसेस शंकर वॉज लुकिंग, किसको देख रही है ना, न्यू अनवांटेड विजिटर को ये देख रही है ना। तो अगर देख रही हैं तो यहां पे क्या यूज होना चाहिए, देखने के सेंस में यूज हो रहा है, दिखने के सेंस में यूज नहीं हो रहा है, देखने के सेंस में यूज हो रहा है। तो एडजेक्टिव नहीं यूज होगा यहां पे क्या यूज होगा, एडवर्ब को यूज करना पड़ेगा। और वो एडवर्ब क्या होगा, इम्पेशेंटली, है ना। क्या यूज करेंगे हम लोग, इम्पेशेंटली, क्योंकि यहां पे हमको एडवर्ब चाहिए। लुकिंग जो है वो डायनेमिक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। समझ में आया बच्चे? तो आपको बी पार्ट में एरर है, इसी पार्ट को आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, चलो तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। Mahesh thought that he would pass in the examination although he did not answer most of the questions correct. Now see, he did not answer, तो यहां पे क्या करेक्ट होगा इसके लिए, ये आंसर और ये इसका हाउ, कैसे। तो ये जो है आपका वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा, जो इसके बारे में बता रहा होगा, वो यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एडवर्ब को यूज करना पड़ेगा। करेक्ट जो है वो एडवर्ब नहीं है, क्या यूज करेंगे हम लोग यहां पे, करेक्टली, है ना, सिंपल। महेश थॉट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं ना। चलें बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ट्रू स्पीकिंग, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन द यूनियन लीडर। अब इस क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। व्हेन यू से, ये तो देखो ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन ही गलत है। ठीक है ना, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी ट्रूली स्पीकिंग, है ना। इसको क्या होना चाहिए, ट्रूली स्पीकिंग होना चाहिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पे इसको आप ऐसे भी जेन्युइनली स्पीकिंग लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग। यू मस्ट हैव हर्ड दिस एक्सप्रेशन, ट्रूली स्पीकिंग। या और भी बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस इसकी तरह के हैं, जेन्युइनली स्पीकिंग, मोस्ट कहते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। इस तरह के एक्सप्रेशंस हम लोग यूज करते रहे हैं। तो ये ट्रू स्पीकिंग ये गलत है। यहां क्या होना चाहिए, ट्रूली स्पीकिंग। ठीक है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन द यूनियन लीडर। तो ये समझ में आया, ट्रू स्पीकिंग नहीं होता है, क्या होना चाहिए, यहां पे जो एक्सप्रेशन था वही गलत था, यहां होना चाहिए था ट्रूली स्पीकिंग, बिकॉज इट इज यूज टू एम्फेसाइज व्हाट यू आर सेइंग, है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, व्हाट यू आर स्पीकिंग इज ट्रू,
और इसी को एम्फेसाइज करने के लिए ये हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन लिखते हैं, ट्रूली स्पीकिंग। ठीक है ना बच्चे? ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहें अपनी बोलचाल की भाषा में या फिर लिखने के सेंस में ही अगर यूज करना चाहें तो अभी अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, चीजों को मैंने बताया। जेन्युइनली स्पीकिंग बता सकते हैं आप, इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, है ना। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग यूज कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा में बहुत लोग यूज करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। तो ऐसे भी आप ऐसे एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं। यहां पे देखा आपने, ए पार्ट में एरर था, यही आपको क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले अब हम लोग 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो अब यहां देखो तो क्या लिखा हुआ, बिफोर गिविंग हिज फाइनल कंसेंट सुधाकर थॉट केयरफुली ओवर द मैटर। अब इस सेंटेंस को देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। इस वर्ड को देख रहे हो आप लोग, केयरफुली, है ना। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहते हैं भाई इसको? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, थोड़ा इसको ठीक से लिख दूं मैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं ना, ये आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि ये कहां आते हैं। ये आते हैं वाक्य के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में आते हैं। जैसे कि ऐसे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हो गया, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ, आपने देखा केयरफुली तो लिखा ही हुआ है पहले ही से, है ना। ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर है। और बताओ, एंग्रीली, सैडली, हैप्पीली, कुछ भी ऐसे लिखो यहां पे। परहैप्स, परहैप्स तो शुरू में भी आ जाता है। अभी इसको देखते हैं, चलो पहले इसको देख लेते हैं और लिखते हैं यहां पे, एंग्रीली, सैडली, हैप्पीली, है ना। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं उनको हम लोग कहां यूज करते हैं? सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? वो सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है ना, वो सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं इनफैक्ट, यू नो। तो यहां पे देखो, केयरफुली को हम लोग कहां यूज करें तो बेहतर होगा? यहां यूज करें, है ना। इसको यहां से हटा करके कहां? ओवर द मैटर, केयरफुली, तो ज्यादा सूटेबल होगा ये सेंटेंस। ये क्लियर है कि ज्यादा सूटेबल कहां होगा? ठीक है। और अगर एक चीज और भी जान लो, ये मिड पोजीशन में भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि फिर वो जो एम्फेसिस है ना, सेंटेंस के ऊपर में जो एम्फेसिस देना होता है, फिर वो एम्फेसिस नहीं रहेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के एंड में ही इसको हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, इसको सेंटेंस के एंड में ही पुट करते हैं और फिर जाकर के वो सेंटेंस को ना अच्छे से एम्फेसाइज करता है और बिल्कुल ये सेंटेंस क्रिस्पी सही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपके सी पार्ट में एरर आप कर लेना, बिकॉज केयरफुली यहां से हटा करके ओवर द मैटर के बाद आएगा। ठीक है, ओवर द मैटर के बाद आएगा केयरफुली। ठीक है बच्चे, कहीं कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको आपको एरर मार्क करना है यहां पे। सी नंबर, सी जो है वो ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर बीइंग सिक येस्टरडे अजब सेज ही इज फीलिंग गुड टुडे। बताओ इसमें क्या हो सकता है भाई? सब कुछ सही दिख रहा है, बट यहां पे ना फीलिंग के बाद आपको ये जो गुड है वो एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहां पे यूज क्या करना है आपको? एडवर्ब। और अगर एडवर्ब यूज करना है दैट मीन्स आपको गुड की जगह यूज करना पड़ेगा वेल को। ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा? वेल को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्योंकि एडजेक्टिव को यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये फीलिंग के बारे में बताना कि फीलिंग हाउ, है ना। तो यहां पे फीलिंग क्या है? वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को एडवर्ब चाहिए होगा ना, न कि एडजेक्टिव। तो यहां पे एडवर्ब डालेंगे। गुड जो है वो एडजेक्टिव है, वेल है एडवर्ब। तो यहां पे हम लोग वेल लिखेंगे गुड की जगह पे। मतलब सी पार्ट में एरर है, इसको आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम एक्ट्रेसेस स्पीक सॉफ्टली बट द गैलरी गोअर्स हियर देम क्लियर नेवरदलेस। Some actresses speak softly, but the gallery goers hear them clear nevertheless. अभी इसमें देखो, ये सही है, स्पीक जो यहां पे आया है उसके लिए यहां पे जो सॉफ्टली आया है बिल्कुल सही है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशानी नहीं। बट यहां देखो, ये जो हियर आया है, हियर सुनना, ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या आया है, क्लियर आया है, देख रहे हो, लिखा ना, गैलरी गोअर्स हियर देम, और यहां पे हियर देम हाउ, स्पीक हाउ, सॉफ्टली, हियर हाउ, तो यहां पे क्लियर बोलेंगे या क्लियरली बोलेंगे, ये बताना मुझे, क्योंकि यहां पे अगर हम लोग एडवर्ब को यूज कर रहे हैं, यहां पे भी तो एडवर्ब ही यूज होना चाहिए ना, यहां पे एडजेक्टिव तो यूज नहीं होगा, है ना, क्या यूज होगा यहां पे, एडवर्ब यूज होगा। ये क्लियर है, चूंकि एडवर्ब यूज होगा इसलिए क्लियर नहीं, क्लियरली, ठीक है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में, आंसर क्या है, सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुसुम क्लैस्प्ड द इन्फेंट टाइट इन हर आर्म्स। अभी फिर से देखो, अभी जो अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया ना, सेम वैसे ही एक और भी सेंटेंस हमारे पास में है। क्लैस्प का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पे देखो ये वर्ब है ना, ये क्या है, वर्ब है, और क्लैस्प का मतलब क्या होता है, टू होल्ड समथिंग। हालांकि टू होल्ड समथिंग टाइटली होता है इसका मतलब, फिर भी इसके साथ हम लोग टाइटली यूज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। तो जब वर्ब है और वर्ब के बारे में बता रहा है यहां पे कि क्लास्प्ड हाउ, तो फिर यहां पे हम लोग वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड देंगे जो कि एडवर्ब होगा, न कि एडजेक्टिव, जो कि एडवर्ब होगा न कि एडजेक्टिव। यहां पे क्या है, एडजेक्टिव, देना क्या है, एडवर्ब, मतलब यहां यूज करेंगे हम लोग टाइटली को, टाइट को नहीं, ठीक है, क्योंकि टाइटली यहां पे एडवर्ब है। ये समझ में आया ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है ना, ये स्लैश के बीच में ये बी पार्ट में एरर है, और यही आपको आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। माई यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर द यूएसए 3 years बिफोर। नाउ अब इसको थोड़ा सा क्लियरली समझने की कोशिश करना बच्चे। जब हम लोग को ना पास्ट की कोई चीज के बारे में बात करना होता है, यहां पे देखो बिफोर लिखा हुआ है, एक और भी वर्ड होता है, समझने की कोशिश करना इसको, अगो, है ना, अगो भी होता है और बिफोर भी होता है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अगो एंड बिफोर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों का मतलब पहले तो समझ में आ रहा है तुमको कि पहले, अगो मतलब भी पहले और बिफोर मतलब भी पहले, लेकिन अगो कहां यूज करते हैं, अगो यूज करते हैं हमेशा कहां पे, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं हम लोग, पास्ट टेंस के साथ में यूज करते हैं, न सिर्फ पास्ट टेंस के साथ यूज करते हैं, जहां पे कि टाइम का एक्सप्रेशन भी हो, पास्ट टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन जो कि क्या बता रहा होगा भाई, ये टाइम एक्सप्रेशन क्या बता रहा होगा, हाँ, कि प्रेजेंट से हम लोग काउंट बैक करते हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 मिनट पहले। अगर जैसे ही हमने एक टाइम एक्सप्रेशन ले लिया कि 5 मिनट या 10 मिनट या 2 साल या 100 साल, ठीक है, तो वैसे जगह पे हम लोग उस सेंटेंस में अगो का यूज करते हैं, ठीक है। यहां भी देखो 3 years है ना, एक टाइम एक्सप्रेशन है ना, तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, बिफोर को नहीं यूज करके यूज करेंगे हम लोग अगो। क्या यूज करेंगे, 1 मिनट, क्या यूज करेंगे, बिफोर को यूज नहीं करेंगे, उस यूज करेंगे हम लोग अगो को। अब सवाल उठता है कि भाई अगो को तो आपने यहां यूज कर दिया, बट बिफोर को कहां यूज कीजिएगा आप, हाँ, बिफोर को भी तो यूज करना है ना आपको। जैसे वहां पे तो बिफोर यूज नहीं हो रहा है, लेकिन और भी कहीं ऐसे तो नहीं है कि बिफोर यूज ही नहीं होगा। इसका मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है एट एनी टाइम, एट एनी टाइम बिफोर द प्रेजेंट और बिफोर नाउ, बिफोर द प्रेजेंट।
और इसको भी कह सकते हैं बिफोर द प्रेजेंट या फिर बिफोर नाउ। अभी के पहले के बारे में बात हो रही होती है ना? क्या बात हो रही होती है? अभी के पहले। और यहां देखा मैंने कहा आपको कि अगो जो है वो पास्ट टेंस के साथ यूज होता है, जिसमें कि टाइम एक्सप्रेशन होता है, और वो टाइम एक्सप्रेशन क्या बताता है? वो प्रेजेंट से काउंट बैक करता है ना, पीछे की तरफ। जैसे कि मैंने बताया ना, यहां पे जैसे 3 इयर्स, यहां पे 3 इयर्स लिखा हुआ है, 10 मिनट पहले भी होगा, और यहां पे अगर 10 मिनट्स लिखा हुआ है तो वहां पे हम लोग बिफोर नहीं अगो का यूज करेंगे। और यहां पे आपने देखा क्या लिखा है, मैंने बिफोर के लिए बताया आपको कि एट एनी टाइम बिफोर नाउ, अभी के पहले, अगर उसमें कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, अभी के पहले के बारे में बताया जा रहा है कि अभी के पहले कभी, ठीक है, उस सेंस में हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। और जैसे ही ये इसको देखा हमने कि ये पास्ट टेंस में यूज होता है, इस एक्सप्रेशन को नॉर्मली हम लोग कहां यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, कहां यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में यूज करते हैं। कैसे यूज करोगे इसको? अगर मैं बोलूं तुमसे हैव यू स्टडीड इंग्लिश बिफोर, इसका मतलब क्या हुआ? हैव यू स्टडीड इंग्लिश बिफोर का मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कि क्या आपने पहले भी इंग्लिश पढ़ा है ना? लेकिन अगर आपको यह कहना हो कि हां मैंने इंग्लिश पढ़ा है, और उसके बाद अगो कैसे यूज करोगे? आई स्टडीड इंग्लिश 2 years अगो, 1 year अगो, 6 months अगो, है ना? तो अगो को देखा आपने कैसे यूज करेंगे, और बिफोर को कैसे यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। अगो और बिफोर में नॉर्मली बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है? तो यहां पे भी देखा आपने, बिफोर को हम लोग यहां पे यूज नहीं करेंगे। इस हिसाब से यहां के लिए क्या यूज होगा? अगो होगा, बिकॉज टाइम एक्सप्रेशन यहां पे दिख रहा है, ये पास्ट टेंस की घटना है। सी को हम लोग एरर पार्ट देख रहे हैं इसमें, और इसी को हम लोग आंसर मार्क करेंगे। ठीक है ना बच्चे? तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन देखें। चलो देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। Since it was difficult for them to negotiate in their own language, they used a universal stewed form of sign language. Now see, क्या एरर दिख रहा है आपको इसमें? क्या एरर है भाई, बताइएगा। एक चीज समझने की कोशिश करो, ये साइन लैंग्वेज नाउन है ना, है ना? यहां देख रहे हो, और यहां पे ये फॉर्म भी नाउन है। फॉर्म के पहले ये स्टूड जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इसके पहले ये जो वर्ड होना चाहिए था वो कैसा काम करना चाहिए था? एडवर्ब की तरह काम करना चाहिए था, है ना? और इसको यहां पे ये एडजेक्टिव है यूनिवर्सल, होना क्या चाहिए था? इसकी जगह पे होना चाहिए था यूनिवर्सली। अब आप समझिए, यूनिवर्सली स्टूड फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स यूनिवर्सली स्टूड का यहां पे सेंस होता है, इसका मतलब हुआ एक्सेप्टेड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड, है ना? जो दुनिया भर में एक्सेप्टेड है और यूज किया जाता है। ठीक है, इसके सेंस में यहां पे यूज किया गया है, यूनिवर्सली स्टूड फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, ये नाउन, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव, और उसके पहले ये एडवर्ब। ठीक है ना बच्चे? तो यूनिवर्सली किस पार्ट में एरर है भाई? किस पार्ट में एरर है? अच्छा, ये यहां से इतना बड़ा, यहां ये आपको यहां पे स्लैश होगा, तो ये सी पार्ट में एरर है आपके। ठीक है, सी को आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है ना बच्चे? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th नंबर। हैव यू थॉट ऑफ एवर स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन? इसको देखो तो क्या कैसे यूज करना है इसको, 16 नंबर को बताना क्या है ये, है ना? देखो बच्चे, ये जो एवर को यूज किया हुआ ना, इस एवर का मतलब पता है आप लोगों को? इस एवर का मतलब क्या होता है? एवर मीन्स व्हाट? क्योंकि ये एवर जो है बेसिकली इसको ऐसे समझो कि ये नॉन अफर्मेटिव वर्ड है। क्या है ये नॉन अफर्मेटिव वर्ड है, पहली चीज। दूसरा ये समझ लो इस चीज को, ये किस लिए यूज किया जाता है ना? इसलिए यूज किया जाता है कि किसी समय, कभी भी, इसके लिए, एट एनी टाइम। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये इसका मतलब हुआ क्या? एवर का मतलब होता है एट एनी टाइम। अब इसको समझने की कोशिश करो। हैव यू थॉट ऑफ
एट एनी टाइम स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन, नहीं, गलती, यहां पे गड़बड़। इसको होना क्या चाहिए था, यहां पे इसके पहले इसको आना चाहिए, यहां पे, ठीक है। इसको एवर को यहां पे नहीं होना चाहिए, एवर का जो प्लेस होगा वो यहां हो जाएगा। इसको हम लोग सेंटेंस ऐसे फ्रेम करेंगे, हैव यू एवर थॉट ऑफ, हैव यू एवर थॉट ऑफ, और इसके बाद ये सेंटेंस पूरा होगा, स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन, ठीक है। ये समझ में आया, समझ में आया। इसको यूज कहां करते हैं, एवर को या तो नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब किसी नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। कहां कहां यूज करते हैं, या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रहेगा। एवर को कहां यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, या फिर हम लोग इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ये सेंटेंस आपने देखा, ये सेंटेंस कैसे है, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या निकला, ये बताना। और नॉर्मली यहां पे देखा आपने, इसको हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। मैं यहां पे लिख ही देता हूं, नॉर्मली यूज्ड इन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको बाद में भी याद रहे, नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये नॉर्मली यूज किया जाता है कहां पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, हालांकि दूसरे टेंसेस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे पूछूंगी, क्या आप कभी जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो क्या कभी आप मेडिसिन लेते हैं, तो डू यू एवर टेक मेडिसिन व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, मैं ऐसे बोल सकता हूं। और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है, ठीक है, बट फिर भी नॉर्मली मैंने कहा, यूजुअली इस सेंटेंस को हम लोग कहां यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करते हैं एवर को, ठीक है ना बच्चे। इसका ध्यान रखिएगा, एवर का जो प्लेस होना चाहिए था वो यहां होना चाहिए था, हैव यू एवर थॉट ऑफ, ठीक है। जहां भी हम लोग ऐसे यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो तुरंत से ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके बाद ही इसको हम लोग प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, चूंकि इस पार्ट को तो हम लोगों ने देख लिया, बी पार्ट में एरर है, यही आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है ना बच्चे। तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, चलो 17 नंबर, डू यू येट वांट टू गो टू द पार्टी और हैव यू चेंज्ड योर माइंड। अब इसके बारे में बताओ, सोचो समझो थोड़ा, देखो ये येट क्या है। क्या आप लोगों को येट और स्टिल के बारे में सब कुछ पता है? आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, येट मतलब क्या होता है और स्टिल मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो दोनों क्या है ना, ये बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन है। क्या है ये? कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन, है ना। अब कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये कहते हैं कि इसके बावजूद भी, है ना, लेकिन फिर भी, इसका सेंस क्या होता है, इसके बावजूद भी लेकिन फिर भी, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब आपको देखना बेसिकली क्या है कि येट कैसे यूज करते हैं और स्टिल कैसे यूज करते हैं। येट नॉर्मली, एक चीज समझ लेना बच्चे, येट हम लोग नॉर्मली सेंटेंस के लास्ट में देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली येट का यूज हम लोग कहां करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। और दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि येट का मतलब होता है कि जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। येट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेड है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में कंफर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर की बात मैं कर रहा हूं। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग येट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्सपेक्टेड है और उसके बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे कि हैज इट बीन डन येट, मतलब क्या हुआ कि क्या ये अभी तक पूरा हो चुका है क्या। तो सेंस क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पूरा हो चुका होगा
और इसलिए हम लोग वो पूछ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, कि येट को क्या कहते हैं? ये इफ इट इज टू आस्क इफ समथिंग एक्सपेक्टेड हैज हैपेंड और नॉट। जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग येट को उसके लिए यूज करते हैं। और स्टिल को किसके लिए यूज करते हैं? स्टिल को इसलिए यूज करते हैं बच्चे हम लोग कि इसका मतलब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो जो हो रहा है ना वो लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, और ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी तक ये कंटिन्यू करेगा, तो इस सेंस में यूज करते हैं लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो देखा आपने, अब यहां पे इस सेंस को समझो। डू यू, यहां पे अगर मैं येट की जगह स्टिल लिख दूं, अब इसको तुम समझने की कोशिश करना। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या तुम अभी भी पार्टी में जाना चाहते हो या फिर तुमने अपना दिमाग मतलब बदल लिया है, मतलब क्या तुमने अपना मन बदल लिया है ना? सेंस ये हुआ कि क्या तुमने अपने मतलब अपने डिसीजन को चेंज कर लिया है, इस सेंस में यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं हम एप्रीहेंसिव हैं इस चीज के लिए, किसी इट इज टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टू डिसाइड। और ये सोच करके हम ये पूछ रहे हैं कि डू यू स्टिल वांट टू गो टू द पार्टी और हैव यू चेंज योर माइंड? तो समझ में आया, स्टिल को कहां यूज करते हैं हम लोग? स्टिल को यूज करते हैं व्हेन समथिंग हैपनिंग हैपनिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, है ना? जब यूजुअल से ज्यादा लंबा हो जाए किसी चीज के बारे में और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हो, तो वहां पे हम लोग स्टिल को यूज करते हैं। और येट को कहां यूज करते हैं? जब समथिंग एक्सपेक्टेड इज देयर और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हो, है ना, उसके बारे में हम लोग कुछ पूछ रहे हो, तो वहां पे हम लोग येट को यूज करेंगे। और दूसरी बात, येट को हमने क्या बताया? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना, पुट करते हैं येट को। स्टिल कैन कम इन बिटवीन। ठीक है ना बच्चे? तो आपने देखा यहां पे येट की जगह स्टिल हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट को ही आपको आंसर मार्क करना है। ठीक है ना? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोरी ऑफ योर एडवेंचर्स इज मच इंटरेस्टिंग। अभी इसके बारे में थोड़ा बताइए। द स्टोरी ऑफ योर एडवेंचर इज मच इंटरेस्टिंग। क्या होना चाहिए भाई यहां पे? देखो मच जो यूज होता है ना नॉर्मली क्वांटिटी के लिए यूज होता है। अब इसको भी ऐसे समझ लो, मच किसके लिए यूज होता है? क्वांटिटी के लिए यूज होता है। और वेरी किसके लिए यूज होता है? डिग्री के लिए यूज होता है। नॉर्मल सेंस में ये क्वांटिटी के लिए यूज होता है और ये डिग्री के लिए यूज होता है। अब एक चीज बताना, यहां पे इंटरेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूंगा तो हम डिग्री में बात कर रहे होंगे ना, कम ज्यादा बहुत ज्यादा इस सेंस में बात कर रहे होंगे ना, या क्वांटिटी के बारे में इतना या इतना या इतना, ऐसा कुछ किसी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे क्या? यहां पे मच की जगह पे बेसिकली होना क्या चाहिए था? मच की जगह पे क्या होना चाहिए था? यहां पे वेरी होना चाहिए था। इसको ये समझ में आ रहा है बेसिकली मैंने क्या कहा? क्योंकि दोनों का मतलब होता है एक्सेस, मोर, लेकिन एक डिग्री बता रहा होता है और दूसरी क्वांटिटी के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? दूसरी बात एक और भी चीज समझ लो, ठीक है? ये जो वेरी है ना, ये जो वेरी है ये नॉर्मल इंटेंसिफायर है। ये क्या है बच्चे? नॉर्मल इंटेंसिफायर। और ये यूज कैसे किया जाता है? ये किसके तौर पे यूज किया जाता है? ये एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। इसको ध्यान रखना, ये एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। मच को हम लोग कैसे यूज करते हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं मच को, और वेरी को एडवर्ब की तरह। यहां पे देखो इंटरेस्टिंग जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है ना, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग को एक एडवर्ब चाहिए, है ना, एक एडवर्ब चाहिए। इसीलिए हमने क्या यूज किया? वेरी, मच को हटा दिया। तो आपको समझ में आया किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो इंटरेस्टिंग है वो एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को अगर क्वालिफाई कराना हो कितना इंटरेस्टिंग इस सेंस में अगर हम लोग को यूज करना हो, तो यहां पे हमको एक एडवर्ब तो देना पड़ेगा ना। चूंकि मच एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है, वेरी एडवर्ब के सेंस में यूज होता है। मच को हटा के हम लोग क्या किए? वेरी हम लोगों ने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है? 18 नंबर। अभी चले हम लोग 19वें नंबर को देखें। किस पार्ट में एरर है आपको समझ में आ गया ना? सी पार्ट में। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19।
अशोका ओवरवर्कड हिमसेल्फ एंड सर्टेनली फेल इल। अब एक चीज को इसको समझना और बताना, ठीक है, इसके बारे में बात करूं। 19 नंबर क्या है भाई? यहां एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। यहां जब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है अशोका ओवरवर्कड हिमसेल्फ, ठीक है, और एंड लिखा हुआ है, और इसके बाद ये लिखा हुआ है ही फेल इल, ठीक है, ये दो सेंटेंस है ना। ये जो दोनों सेंटेंस हैं, क्या इनमें ये रिलेशन दिख रहा है आपको? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये दिख रहा है क्या? देखिए तो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है कि नहीं? कि भाई उसने बहुत ज्यादा काम किया है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही लोड हो गया उसके ऊपर में, और इसके चलते वो क्या हो गया? बीमार पड़ गया, है ना। यही सेंस दे रहा है ना इसको, कि कोई और भी सेंस है? सोचो यार, बताओ। और एक चीज समझो इस चीज को, समथिंग इज देयर, एक मिनट बच्चे, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो जो ये कॉज एंड इफेक्ट को, रिलेशनशिप को जो दिखाता है, उसको हम, वो ऐसे कंजंक्शन को हम लोग यहां पे, हम लोग किस तरह के कंजंक्शन को यूज करने वाला है, ये देख लो। कंजंक्टिव, कंजंक्टिव एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज। तो यहां पे हम लोग को देना क्या है? एक ऐसा फ्रेज देना है, एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज देना है जो कंजंक्शन का भी काम कर रहा हो, ठीक है ना, इसके साथ मिलकर के वो कंजंक्शन का भी काम कर रहा हो। ऐसे कंजंक्टिव जो एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? मतलब वो ऐसे आप समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसीलिए, क्या ये हो सकता है? देयरफॉर, हेंस, कंसीक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, है ना, एज अ रिजल्ट, हेंस, कंसीक्वेंटली। मतलब इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्टिव एडवर्बियल फ्रेज। और ये क्या दिखाते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं। और नेचुरली हम लोग को यहां पे दिखाना क्या है? यही दिखाना है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाना है। तो इसलिए हम यहां से सर्टेनली लिखने के बाद ये सेंटेंस थोड़ा सा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सूट नहीं कर रहा है इस सेंटेंस को। नॉर्मली इसमें हम क्या करेंगे? सर्टेनली को यहां से हटाएंगे, और आप चाहे तो इसमें से इस वाले वर्ड को यूज कर लो, एज अ रिजल्ट ही फेल इल, एंड एज अ रिजल्ट ही फेल इल, आप लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि यहां पे कंजंक्टिव एडवर्बियल फ्रेज आपको देना पड़ेगा, जो कि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। आप यहां पे कुछ भी पुट कर सकते हो जो एडवर्बियल फ्रेज हो, जो कंजंक्शन का भी काम करता हो, ठीक है। तो यहां पे इस सेंस में समझने वाली बात यह है कि सी पार्ट में एरर है, और सी को ही आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है ना बच्चे। वीडियो को ना रिवाइंड कर लेना, देख लेना, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। हो सकता है ये पहली बार सुना हो तुम लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़ा भी हो इसको, बट किसी भी तरीके से ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी जानते हैं तो बिल्कुल अब आप जान जाएंगे, ठीक है ना। और यही हमारा ध्येय है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20वां नंबर। 20वें नंबर की तरफ बढ़े। क्या है भाई? ही वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब बताना इसमें, सॉरी, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। अब इसमें क्या करें? क्या करना है भाई? इसको जानते हो लोग, ये फॉर्चुनेटली क्या है? इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कमेंट एडवर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कमेंट एडवर्ब। और ये पता है, ये जो कमेंट एडवर्ब हैं ये करते क्या हैं बेसिकली, बताइए। अब ये क्या सिर्फ फॉर्चुनेटली होता है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सरप्राइजिंगली, ऐसे मैं और बता देता हूं, सरप्राइजिंगली। और कोई वर्ड बताइए आप, क्या क्या यूज हो सकता है इसके साथ में?
सैडली, परहैप्स, ये तो है ही, फॉर्चुनेटली, परहैप्स, ये सब क्या है? कमेंट एडवर्ब्स। ठीक है, ये कमेंट एडवर्ब्स करते क्या है भाई? अब इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं, बिकॉज दिस इज कमेंट, यू नो। ये किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहे होते, ये क्या कर रहे होते हैं? ये पूरे सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। अब आप समझ सकते हैं एडवर्ब इज अ वर्ड, ये क्या क्या करता है भाई? एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, अपने आप को, यानी कि दूसरा और भी कोई एडवर्ब है अगर सेंटेंस में, उसको भी क्वालिफाई करता है, और साथ ही साथ सेंटेंसेस को भी क्वालिफाई करता है कमेंट एडवर्ब के रूप में आकर के। ठीक है, सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो आपने देखा यहां पे जो फॉर्चुनेटली है ये क्या है? एक कमेंट एडवर्ब है। और ये कमेंट एडवर्ब्स कहां आते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, है ना? कहां आते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। तो यहां से तो नहीं होगा, यहां पे ये, इसको शुरू में यहां पे पुट करना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली यहां पे शुरू में देना पड़ेगा इसको, यहां पे, और उसके बाद ये सेंटेंस शुरू करेंगे। मतलब ये ए पार्ट में एरर है ना? यही आपको अपना क्वेश्चन मार्क करना है, सॉरी आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, तो ये दिख गया आपको, यहां पे भी समझ में आ रहा होगा ये कमेंट एडवर्ब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, 21 नंबर 21। आफ्टर टेकिंग सेवरल लेसन्स फ्रॉम द प्रोज ही हिट द बॉल डिफरेंटली। अब इसको देखो और समझने की कोशिश करो, क्या है भाई? सिंपल, ये जो हिट है वो क्या है? वर्ब। एंड ही हिट द बॉल हाउ, यही बता रहा ना। तो यहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए या यहां पे एडवर्ब होना चाहिए? क्या होना चाहिए यहां पे? एडवर्ब होना चाहिए। मतलब ये कि डिफरेंटली होना चाहिए। ही हिट द बॉल डिफरेंटली, जो अभी तक जैसे मार रहा था, वो जैसे हिट कर रहा था उस गेंद को, उससे अलग, है ना? तो यहां पे डिफरेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा। सी पार्ट में एरर है, इसको हम लोग को अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है बच्चे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 22 नंबर। पूनम स्टेटेड टू हिम एज ब्लंट एज शी कुड व्हाई शी वाज अपोज टू हिज थॉटलेस सजेशन। नाउ सी, चूंकि हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, आपने इसके पहले एडजेक्टिव पढ़ा होगा, और ये जानते हैं हम लोग की डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर एडजेक्टिव्स, इट्स फॉर द एडवर्ब्स ऑल्सो, है ना? ये हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, एडवर्ब के लिए भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, एडवर्ब को कहाँ यूज करना है? किसी उसके वर्ब के साथ में। एडजेक्टिव को कहाँ यूज करना है? उसके नाउन के साथ में, है ना? इन चीजों को, नाउन या प्रोनाउन के साथ में, तो इन चीजों को हम लोग को समझ में आता है ना। अब ये यहां बताना मुझे, स्टेटेड टू हिम, ये उसने बताया, है ना? शी स्टेटेड, तो कैसे बताया? इन व्हाट मैनर बताया, यही तो यहां पे दिखा रहा है ना, है ना? इसके बारे में बात करें तो यहां पे ये जो ब्लंट वर्ड है, ये कैसे यूज किया गया यहां? ये तो एडजेक्टिव यूज किया गया है, जबकि स्टेटेड के लिए होना चाहिए था, तो इसको यहां पे क्या होना चाहिए था? ब्लंटली होना चाहिए था, है ना? तो एज ब्लंटली एज, क्या होना चाहिए था यहां पे? एज ब्लंटली एज, ब्लंटली एज, एक्सप्रेशन ये होना चाहिए था, है ना? अभी ये सेंटेंस आपका सही होगा, बिकॉज यहां पे एडजेक्टिव नहीं, हमें यहां पे क्या चाहिए? एक एडवर्ब चाहिए ब्लंट की जगह पे। तो बी पार्ट में एरर है, इसी को आपको आंसर मार्क करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा नंबर है भाई? 23rd नंबर। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। एनी वुमन हु इज सर्टेन ऑफ हर जजमेंट इज श्योर अ मैच फॉर अ मैन हु डज नॉट नो हिज ओन माइंड। अब इसके बारे में थोड़ा बताना। बेसिकली श्योर अ मैच सेंस
यहां देखो, इसको क्या होना चाहिए था, श्योरली। वाई, श्योरली की जगह से, अब श्योरली का मतलब क्या हुआ, डेफिनेटली, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, डेफिनेटली, है ना। और क्या मतलब हो सकता है डेफिनेटली के अलावा, और क्या हो सकता है, मतलब भाई सर्टेनली, रियली, है ना, कह सकते हैं ना, सर्टेनली कह सकते हैं, रियली कह सकते हैं, मतलब इस सेंस में यूज कर जा रहे हैं हम लोग श्योरली को। अब यहां देखो कॉन्ट्रास्टिंग भी है, प्रॉब्लम क्या है, ये लिख रहा है कि एनी वुमन हु इज सर्टेन ऑफ हर जजमेंट, वो अपने जजमेंट के बारे में अगर सर्टेन होगी, तो यहां पे बता रहा है कि एक मैन जो अपने बारे में बिल्कुल, उसके दिमाग के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, उसको अपने ही बारे में कुछ पता नहीं होता, मतलब ना वो अपने जजमेंट सही तरीके से नहीं ले सकता है, तो क्या वो उसकी श्योरली या मैच होगी या मिसमैच होगी। तो सेंटेंस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, शायद ये मिसमैच हो और टाइपोग्राफिकल एरर हो, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग को देखना क्या है, श्योर के बारे में देखना है, तो श्योर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, श्योरली होगा, डेफिनेटली हो सकता है, सर्टेनली हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना बच्चे। ये सारे वर्ड्स यहां पे पुट किए जा सकते थे, किसके तौर पे, सेंस, यहां पे समझ रहे हैं ना आप लोग, यहां पे एडवर्ब के तौर पे इसको हम लोग यूज कर सकते थे, ठीक है ना बच्चे। तो किस पार्ट में रहे भाई, सी पार्ट में रहे। यहां पे श्योर की जगह क्या होना चाहिए, श्योरली होना चाहिए था। सिनोनिमस ये भी है, ये भी है, मतलब कभी अगर वैसा आप लोग को लगे कभी बोलने के लिए, तो मैंने ये बता दिया आपको, श्योरली को डेफिनेटली और सर्टेनली के सेंस में यूज करते हैं, या रियली के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो चलो, सी पार्ट में था आंसर नंबर, आपको जो आंसर मार्क करना है वो क्या करना है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महेश वॉज नोटिसेबली अपसेट बाई हाउ इंडिग्नेंट, आई मीन नाउ। बच्चे यहां पे इसको नाउ नहीं पढ़ना, इट मस्ट बी अ टाइपोग्राफिकल एरर, ये हो जाएगा हाउ, ठीक है। क्या होगा, मैं और अच्छे से इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक चीज देखो, इसको काटो, यहां पे होगा हाउ, ठीक है। मतलब ये एरर नहीं है, ये टाइपोग्राफिकल एरर है, मतलब ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये तो कोई बात नहीं है, मतलब उसको आप नाउ की जगह पे हाउ पढ़ लें, ठीक है। आगे देखें हम लोग, महेश वॉज नोटिसेबली अपसेट बाई हाउ इंडिग्नेंट ही रिस्पॉन्डेड टू द फाइनल क्वेश्चन। नाउ सी, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका क्या मतलब होता है, इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, इन एन एंग्री वे, इन अ रूड वे, है ना, इन एन अनजस्ट वे, है ना, ये बहुत ही प्लीजिंग नहीं होता है, इसके सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ठीक है, बट यहां पे क्या इंडिग्नेंट हम लोग एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव हम लोग को नहीं चाहिए यहां पे क्या चाहिए हम लोगों को, बिकॉज ये बताया जा रहा है कि उसने रिस्पॉन्ड कैसा किया, है ना, रिस्पॉन्ड यहां पे वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है ना, और इसके बारे में बोल रहा है कि वो कैसा रिस्पॉन्ड किया। तो जब इसका आंसर हम लोग खोज रहे हैं, तो श्योरली, सर्टेनली हम लोग यहां पे एडजेक्टिव को तो यूज नहीं करेंगे, वर्ब को जो क्वालिफाई करने वाला वो वर्ड क्या होगा, वो होगा एडवर्ब, है ना। तो इंडिग्नेंट की जगह पे क्या यूज करेंगे हम लोग, इंडिग्नेंट की जगह यूज करेंगे इंडिग्नेंटली, है ना, इंडिग्नेंटली यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चे। इसका मतलब मैंने बता दिया, इन एन एंग्री वे, इन अ रूड और अनजस्ट वे, है ना, दैट इज नॉट प्लीजिंग, ठीक है। तो इंडिग्नेंटी का मतलब ये हो गया, यहां पे सेंस समझ में आ गया, किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, इसको आपको अपना आंसर मार्क करना है, ठीक है ना बच्चे, कहीं कोई परेशानी नहीं। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द लेवल 2 जो अभी तक हम लोग यहां पे कर रहे थे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, अगर थोड़ा भी कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक बार दोबारा से देख लेना, तिबारा से देख लेना, चीजों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, और इसके अलावा और भी कुछ चीजें आप लोग को जाननी है। सो देयर आर टीचर्स, गाइड्स, मोटिवेटर्स, मेंटर्स बैठे हुए हैं आपके लिए बीएससी में, है ना, तो वो सारे लोग आपको मदद करेंगे। वी आर हियर टू असिस्ट यू इन एनी वे पॉसिबल, सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू सक्सीड, सिंपल, इट्स एज सिंपल अ फैक्ट एज दैट वी वॉन्ट यू टू सक्सीड। कोशिश करो बच्चे, थोड़ा सा ना अप योर एंटे, कहते हैं ना, धीरे धीरे ना एकदम वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर में, ठीक है ना। तो चलो,
अभी यहां पे इसको एंड करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग किसी और असाइनमेंट के साथ में दोबारा, ठीक है। और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं जो कि लगातार आपके पास आ रहे हैं और आएंगे, ठीक है। चलो बाय देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।